यूक्रेन युद्ध की राख से कुछ खास उभरकर सामने आया है। न मारा जा सके, न रोका जा सके। एक ऐसी धातु की मशीन जो किसी और जैसी नहीं है, जिसे सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि उसके सबसे मजबूत सहयोगियों में से एक भी विकसित कर रहा है। स्वीडन यूक्रेन के साथ रूस के खिलाफ अभियान में सक्रिय है और दोनों मिलकर कुछ नया करने की योजना बना रहे हैं। और ये नया ग्राउंड रोबोट सैनिकों को बचाता है, उन्हें ताबूतों में डालता है और युद्ध के मैदान में आ रहा है। बैठकें हो चुकी है, कागज पर कलम चल चुकी, MOL आ रहा है और जॉइंट फोर्सेस के पास इसकी पूरी जानकारी है। 11 जून को उस प्रकाशन ने बताया कि यूक्रेनी कंपनी AI ड्रोन UA ने स्वीडिश रक्षा कंपनी नॉर्ड टेक्नोलॉजी AB से समझौता कर लिया है। पेरिस में 16 जून को यूरोसैटरी 2026 इवेंट में दोनों कंपनियों ने रणनीतिक साझेदारी ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिससे MOL ग्राउंड रोबोटिक सिस्टम यूक्रेन लाने का समझौता आधिकारिक हो गया। यह समझौता सिर्फ एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी से खरीदारी करने तक सीमित नहीं है। यूक्रेन और स्वीडन MOL उत्पादन और रोबोटिक सिस्टम के विकास में मिलकर काम करेंगे, जिन्हें यूक्रेनी युद्ध क्षेत्र में लाया जाएगा। पुतिन के लिए यह चिंता का विषय है। AI ड्रोन UA ने हस्ताक्षर के दिन एक बयान में जानकारी दी। MOL ग्राउंड ड्रोन एक ऐसा सिस्टम है जिसे असली युद्ध क्षेत्र के अनुभव पर विकसित किया गया है और इसे सैन्य उपयोगकर्ताओं से मिले फीडबैक के जरिए लगातार बेहतर बनाया जा रहा है। कंपनी ने कहा कि एनजॉर्ड टेक्नोलॉजी AB के साथ मिलकर स्वीडन में संयुक्त MOL प्लेटफॉर्म उत्पादन की योजना है, जिससे निर्माण क्षमता व रोबोटिक सिस्टम की डिलीवरी तेज होगी। ये यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी बात है। इस नए समझौते का मतलब है कि अब यूक्रेन के पास आखिरकार एक ऐसा जरिया है जिससे वो अब तक बनाए गए सबसे भयावह लेकिन बेहद उपयोगी रोबोटों में से एक को बड़ी संख्या में फ्रंट लाइन तक पहुंचा सकता है। हम इसे भयावह क्यों कहते हैं? खैर, जब हम आगे और विस्तार से बात करेंगे तो आपको और पता चलेगा। लेकिन ये रोबोट असल में पहियों पर रखा एक बड़ा ताबूत है, जिसका इस्तेमाल घायल सैनिकों को फ्रंट लाइन से निकालने के लिए किया जाता है। एक कैप्सूल खुलता है, सैनिक उसके अंदर घुस जाता है और यह चलता फिरता ताबूत सैनिक को सुरक्षित जगह तक ले जाता है, जहां उसे उसके घावों का इलाज मिल सकता है और वह उन चोटों से बच सकता है जो शायद उसे मार देती। यूक्रेन युद्ध में ऐसा ताबूत ला रहा है जो जान बचाता है, जबकि रूसी सैनिक बड़ी संख्या में मर रहे हैं। यह विडंबना है। और जो समझौता अभी अभी साइन हुआ है वह पहला मौका नहीं है जब हमने MOL प्लेटफॉर्म के बारे में सुना है। अब स्वीडन भी इस उत्पादन में है, पर यूक्रेन की पहली अलग चिकित्सा बटालियन के विशेषज्ञों ने इस रोबोट को विकसित कर सबसे पहले युद्ध में इस्तेमाल किया था। MOL के अस्तित्व के शुरुआती हफ्तों और महीनों में यूक्रेन की सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि एक ऐसे रोबोट को जो स्पष्ट रूप से काम करता था, बड़े पैमाने पर उत्पादन में लाया जाए। पहला समाधान मददगार रहा, पर यह दीर्घकालिक समाधान नहीं था। MOL को यूनाइटेड 24 मीडिया और यूक्रेन के विदेश मंत्रालय की एक फंड रेजर में शामिल किया गया, जिसने 4 जून तक रोबोटिक प्लेटफॉर्म के लिए $6.2 लाख जुटाए और आगे और राशि जुटने की संभावना है। पैसा मदद करता है, लेकिन AI ड्रोन्स UA और एनजॉर्ड टेक्नोलॉजी के बीच हुआ संयुक्त उत्पादन समझौता ज्यादा अहम है। अब बड़ा सवाल है, हम MOL प्लेटफॉर्म के बारे में क्या जानते हैं? हम इसकी कार्यप्रणाली से शुरू करेंगे, क्योंकि हमने आपको पहले ही कुछ जानकारी दे दी है। प्रावधा बुनियादी बातें बताता है। MOL एक बहुउद्देशीय प्लेटफॉर्म है जिसका इस्तेमाल घायलों को निकालने के लिए किया जा सकता है, जैसा कि हमने पहले भी बताया है, या इसे एक डिलीवरी यूनिट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है जो मोर्चे पर सप्लाई पहुंचाने का काम करता है। ड्रोन में बनी ताबूत जैसी कैप्सूल का इस्तेमाल गोला बारूद, खाना और अन्य सामान ले जाने के लिए किया जा सकता है, जबकि खुद ड्रोन कठिन परिस्थितियों से निपटने में सक्षम है, जिसमें यूक्रेन का बर्फ से ढका इलाका भी शामिल है, जो सर्दियों में आमतौर पर देखा जाता है। मिलिटारी के पास थोड़ी और जानकारी है, क्योंकि यह बताता है कि MOL का पहला वर्जन बहुत पहले मई 2025 में सामने आया था। MOL 70 किमी घंटा की रफ्तार से चल सकता था और इसे ऐसे डिजाइन किया गया था कि नुकसान के बावजूद भी चलता रहे और कैप्सूल के सामान की सुरक्षा करे। यूक्रेन की पहली अलग मेडिकल बटालियन के कमांडर, जिनका कॉल साइन देवी है, ने समझाया कि MOL को ऐसी मशीन जिसे नष्ट करना और रोकना बेहद मुश्किल है क्या बनाता है। उदाहरण के लिए, हमारे पास विशेष पहिए हैं। जब इस वाहन पर हमला हुआ और 2 पहिए पंचर हो गए तो वे निकल गए, लेकिन इसका डिजाइन बहुत सोच समझकर किया गया है
हम फिर भी बिना किसी समस्या के 10 किलोमीटर वापस लौटने में सक्षम रहे। इसलिए पंचर पहिए भी इसकी वापसी में बाधा नहीं है। यूक्रेन के पास अब लगभग अजेय जमीन पर चलने वाला रोबोट है। स्वीडन के साथ नई डील से कई MOL जल्द ही युद्ध के मैदान में दिखेंगे। आइए 1 मिनट के लिए इस ताबूत वाले मामले के बारे में बात करते हैं। MOL को दिखाने वाले एक वीडियो में UATV इंग्लिश ने हमें बिल्कुल दिखाया कि MOL की दिलचस्प कैप्सूल कैसे काम करती है। ताबूत जैसे इस वाहक को मानव रहित जमीनी प्लेटफॉर्मों के लिए पहली ऐसी व्यवस्था बताया गया, क्योंकि आमतौर पर इनमें पहियों पर स्ट्रेचर जैसी चीजें होती है। इस तरह का समाधान तब ठीक काम करता है जब जोखिम कम हो। हालांकि ये जिस चीज को ले जाया जा रहा है उसे खुला छोड़ देता है। सीधे या अप्रत्यक्ष हमले समस्या बनते हैं, जिससे लोग या माल गिर सकते हैं और प्लेटफॉर्म पर वापस नहीं आ पाते। ताबूत जैसी कैप्सूल सब बदल देती है। ये जिस चीज या व्यक्ति को ले जाया जाता है उसे एक मजबूत खोल में लपेटती है, जो विस्फोट और धातु के टुकड़ों से सुरक्षा देता है। अंदर झांकने पर यह तुलना और भी मजबूत हो जाती है, क्योंकि हम अंदर नरम स्ट्रेचर देखते हैं। हालांकि उनमें पट्टियां होती हैं ताकि जो भी चीज ले जाई जा रही है उसे सुरक्षित किया जा सके। हम उम्मीद करते हैं कि असली ताबूत में ऐसी पट्टियों की जरूरत न हो, लेकिन ज़ॉम्बी प्रलय के समय ये काम आ सकती है। हम विषय से भटक रहे हैं। UATV वीडियो दिखाता है कि MOL कैसे काम करता है। एक पैनल के पीछे कंट्रोल सिस्टम है जिससे ड्रोन चालू होता है। उसके बाद सब कुछ एक रिमोट कंट्रोल से संचालित किया जाता है, जो बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा आपको एक RC कार के साथ मिलता है। स्टीयरिंग को संभालने के लिए एक जोड़ी छोटे लीवर का इस्तेमाल किया जाता है। MOL में पार्किंग मोड, व्हील लॉक, रिवर्स मोड हैं और यह धीमी तेज दोनों गति से चल सकता है। इस स्तर का नियंत्रण बहुत जरूरी है। यूक्रेन नहीं चाहता कि एक रोबोट जिसे सैनिक के लिए उद्धारकर्ता माना जा रहा है वहां पहुंचते ही इतनी तेजी से चले कि कोई हादसा हो जाए। UATV के वीडियो में नियंत्रण दिखा रहे सैनिक बताते हैं कि वो इस यूनिट में रोबोट चलाने के लिए कुछ ही महीनों से हैं और उन्होंने रोबोट के बारे में जानने लायक सारी बातें पहले ही सीख ली है। यह अच्छी बात है। जितना कम समय सीखने में लगेगा, ऑपरेटर उतनी जल्दी MOL को युद्ध के मैदान में भेज सकते हैं और जाने बचा सकते हैं। MOL में मॉड्यूलर आर्किटेक्चर है, जिससे इसे खास मिशनों के लिए आसानी से अनुकूलित किया जा सकता है। साथ ही प्लेटफॉर्म के लिए इस्तेमाल किए गए मजबूत पहिए ये सुनिश्चित करते हैं कि ये लगभग हर तरह की जमीन पर चल सकता है। शायद यूक्रेन के लिए सबसे जरूरी चीज लागत है। MOL जितना प्रभावशाली है, उसे बनाना उतना ही हैरान करने वाला सस्ता है। प्रौदा की रिपोर्ट के मुताबिक एक MOL की कीमत इस्तेमाल हुए कम्युनिकेशन सिस्टम के आधार पर 22 से $33,000 होती है। द गार्डियन की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन ने हाल ही में फ्रंटलाइन सैनिक की औसत मासिक सैलरी बढ़ाकर $7,000 की है, जो सालाना $84,000 होती है। उसी पैसे से यूक्रेन 2-3 MOL खरीद सकता है, जो मेडिकल व लॉजिस्टिक ऑपरेशनों में फ्रंटलाइन सैनिकों की जगह ले सकते हैं। लड़ाई में अब भी फ्रंटलाइन सैनिक चाहिए, लेकिन यूक्रेन जितने सैनिक रोबोट से बदल सके उतना बेहतर होगा। ताबूत जैसी कैप्सूल के अलावा MOL यूक्रेन के अन्य ग्राउंड रोबोटिक सिस्टम्स से कई फायदे देता है और भी बहुत कुछ है। आपको याद होगा कि हमने आपको पहले बताया था कि MOL 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से चल सकता है। अगर आपको लगता है कि ये एक ग्राउंड रोबोट के लिए तेज है, तो आप बिल्कुल सही है। UATV बताता है कि ज्यादातर ग्राउंड रोबोट्स की अधिकतम रफ्तार 35 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, क्योंकि वे इलेक्ट्रिक इंजन का इस्तेमाल करते हैं। MOL अलग है। इसमें एक आंतरिक दहन इंजन है जो ज़्यादा पावर देता है, जिससे इसकी रफ्तार ज़्यादा होती है। जीवन और मृत्यु की स्थिति में एक ऐसा रोबोट जो बाकी विकल्पों की तुलना में सचमुच दुगनी रफ्तार से चल सकता है, वो बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। यूक्रेन की कठोर सर्दियों में ऐसी व्यवस्था के फायदे खुद सामने आ जाते हैं। ठंडा मौसम और पाला बैटरियों को जल्दी डिस्चार्ज कर सकता है, UATV रिपोर्ट करता है। इसका मतलब है कम गति और सबसे महत्वपूर्ण कम दूरी जो एक रोबोट तय कर सकता है। MOL और उसके आंतरिक दहन इंजन को यह समस्या नहीं है। टैंक में ईंधन हो तो मौसम MOL को नहीं रोक सकता। ठंड से कांपते घायल सैनिक के लिए MOL और ज्यादातर अन्य जमीन पर चलने वाले रोबोट्स का यह बड़ा फर्क बहुत मायने रखता है। हमने MOL के मॉड्यूलर पहलू का भी जिक्र किया था। रोबोट के पीछे फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन है, जिससे संकेत मिलता है कि फाइबर ऑप्टिक्स का परीक्षण किया गया है। UATV बताता है कि उन्होंने परीक्षण किए हैं और ये परीक्षण अच्छे नहीं रहे, क्योंकि
जिस तरह के इलाके में एमओएल को चलना पड़ता है, वहां चलते समय फाइबर ऑप्टिक केबल्स रोबोट से ढीली हो सकती है। इस विचार पर भविष्य में फिर से विचार किया जा सकता है, जब यूक्रेन के पास उपयुक्त लंबाई और मजबूती की स्पूल्स होंगी जिससे ये व्यावहारिक बन सके। अब तक ये काफी प्रभावशाली है। एमओएल के रूप में यूक्रेन के पास एक ग्राउंड ड्रोन है जो घायल सैनिकों के पास ताबूत लाकर उनकी जान बचाता है। ये मॉड्यूलर बहुउद्देशीय है और यूक्रेन स्वीडन समझौते से इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा। हमने शुरुआत में ही बताया था कि एमओएल को यूक्रेन युद्ध की राख से ऐसे गढ़ा गया है कि उसे नष्ट करना लगभग नामुमकिन है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। एमओएल युद्ध में आजमाया जा चुका है और मजबूती साबित कर चुका है। इससे पहले कि हम समझाएं, याद दिला दे कि आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। ऐसी और भी बहुत सी चीजें हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपने सब्सक्राइब किया हुआ है ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। हम आपको नवंबर 2025 में ले चलते हैं। उसी महीने यूक्रेन की पहली अलग मेडिकल बटालियन को कार्रवाई के लिए बुलाया गया और उसने एमओएल तैनात किया। उस समय ग्राउंड रोबोट कम जाना जाता था और उसके सामने कठिन काम था। द इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक एक सैनिक युद्ध क्षेत्र में घायल हुआ था, लेकिन ये कोई मामूली चोट नहीं थी। 33 दिनों तक वह सैनिक फील्ड मेडिक्स की मदद से जिंदा रहा, लेकिन समय कम था। यूक्रेन ने पहले ही ग्राउंड रोबोट्स का इस्तेमाल करके एक निकासी की कोशिश की थी। दरअसल कई निकासी की कोशिशें की गई थीं। 6 रोबोटिक प्लेटफॉर्म घायल सैनिक तक पहुंचने के लिए रवाना हुए थे, लेकिन रास्ते में ही नष्ट हो गए। हालात बेकाबू होते जा रहे थे, इसलिए मोल को मैदान में बुलाया गया। यूक्रेन का नया ड्रोन एक लंबी यात्रा पर निकला, लेकिन जैसे ही वो उस बस्ती के करीब पहुंचा जहां घायल सैनिक पड़ा था, जो रूसी कब्जे में थी, एक बड़ी त्रासदी होते होते बची। मोल एक एंटी पर्सनल माइन से गुजरा जो फट गई। किसी और ग्राउंड रोबोट के लिए ये अंत होता और रूस इसे अपनी रोकी गई 7वीं निकासी कोशिश के रूप में दर्ज कर सकता था, लेकिन मोल चलता रहा। क्षतिग्रस्त पहिए के बावजूद यह घायल यूक्रेनी सैनिक तक पहुंचा। कैप्सूल खुली, सैनिक को उसमें रखा गया और मोल अपने टूटे पहिए के साथ लौटने लगा। आदर्श दुनिया में चुनौतियां खत्म हो जाती और एमओएल आसानी से लौट आता, लेकिन यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र आदर्श से बहुत दूर है। वापसी के रास्ते में मोल पर मानव रहित हवाई वाहनों ने हमला कर दिया। रूस जानता था कि यह रोबोट क्या ले जा रहा है और वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि घायल सैनिक जिंदा वापस न लौटे। ड्रोन एक एक करके हमला करते रहे, लेकिन वे एमओएल को न रोक सके और घायल सैनिक की सुरक्षा कर रहे मजबूत कैप्सूल को भी नहीं भेद पाए। मोल बच गया और 64 किलोमीटर की कठिन यात्रा के बाद, जिसमें 37 किलोमीटर उसने क्षतिग्रस्त पहिए पर तय किए, वह वापस बेस पहुंचा। इससे पता चलता है कि मोल सिर्फ सक्षम ही नहीं, अजेय भी है। रूस ने उस रोबोट पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन फिर भी वह मोल को उसका लक्ष्य हासिल करने से नहीं रोक सका। प्रावदा ने बताया कि ताबूत कैप्सूल बनाने में इस्तेमाल हुआ बख्तरबंद स्टील ही नवंबर 2025 में सैनिक की जान बचाने वाला था और रोबोट में लगे मिनी ट्रैक्टर पहियों की वजह से वो बारूदी सुरंग से बच पाया। ये क्षतिग्रस्त पहिया अब फर्स्ट सेपरेट मेडिकल बटालियन के कंट्रोल पॉइंट पर यूक्रेन की नई मशीन की ताकत की याद दिलाता है। तब से एमओएल के साथ कई मिशन पूरे हुए हैं। इस एक कहानी में दिखता है कि एआई ड्रोन्स यूए और एंजॉर टेक्नोलॉजी के बीच समझौता इतना अहम क्यों है। मोल युद्ध में आजमाया गया सिद्ध जीवन रक्षक है और अब ये पहले से कहीं ज्यादा संख्या में यूक्रेन आ रहा है। लेकिन इस नए समझौते के साथ जो हम वास्तव में देख रहे हैं, वह यूक्रेन की सेना में इस समय हो रही एक बहुत बड़ी हलचल का एक सूक्ष्म रूप है। कई कारणों से माना गया है कि फ्रंट लाइन के हर हिस्से में भविष्य जमीन पर चलने वाले रोबोटों का है। यह समझौता दिखाता है कि यूक्रेन रूस के खिलाफ लड़ाई में रोबोटों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा रहा है। एमओएल और अन्य ग्राउंड रोबोटिक प्लेटफॉर्म्स यूक्रेन के फ्रंटलाइन सैनिकों के लिए खतरों को कम करते हैं, खासकर मेडिकल या लॉजिस्टिक्स संभालने वालों के लिए। अब यूक्रेन को निकासी टीम को वाहनों या हेलीकॉप्टरों से फ्रंट पर भेजने का खतरा नहीं उठाना पड़ता। इन टीमों में आमतौर पर 4 लोग होते हैं जो घायल सैनिक को फ्रंट से हटाने के लिए खुद को रूसी फायरिंग में डालते हैं। एमओएल की 6 सदस्यीय टीम है जिन्हें फ्रंट पर जाने की जरूरत नहीं होती। निकासी दल पर हमला बस और ज्यादा चोटें और मोते लाता है, जबकि एमओएल पर हमला कम असर डालता है, जैसा आपने देखा है।
सभी रोबोटिक प्लेटफॉर्मों को व्यापक रूप से देखें तो यूक्रेन के ग्राउंड रोबोट पहले ही बहुत सारी जानें बचा रहे हैं, सीधे तौर पर भी और सैनिकों को फ्रंट से दूर रखकर भी। वेस्ट पॉइंट के मॉडर्न वॉर इंस्टीट्यूट ने मार्च में कहा था कि यूक्रेन के जनरल स्टाफ का मानना है कि सेना में ग्राउंड रोबोट्स आने के बाद कार्मिक हताहतों में 30% तक कमी आई है। एक देश जिसने 4 साल से ज्यादा युद्ध और 5 से 6 लाख हताहत देखे हैं, उसके लिए ऐसी कमी बहुत बड़ी है। ग्राउंड रोबोट्स के उपयोग से सैनिक ज्यादा समय जीवित रहते हैं और यूक्रेन की रक्षा मजबूत होती है। यूक्रेन 2024 से ग्राउंड रोबोट्स का इस्तेमाल बढ़ा रहा है क्योंकि उसे इनके फायदे दिख रहे हैं। मॉडर्न वॉर इंस्टीट्यूट के अनुसार यूक्रेन ने 2024 में करीब 2000 मशीनें बनाई थी। 2025 के अंत तक वार्षिक उत्पादन बढ़कर 15,000 हो गया था। इनसाइडर के मुताबिक यूक्रेन 2026 की पहली छमाही तक 25,000 ग्राउंड रोबोटिक सिस्टम्स का अनुबंध करना चाहता है और साल के अंत तक 50,000 तक पहुंचने का लक्ष्य है। यह तेजी से बढ़ती उत्पादन अनुसूची अब रंग ला रही है। 2025 के अंत की ओर विवादित शहरों पोक्रोव्स्क और माइकोलाइव में लगभग 90% लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस ग्राउंड रोबोट्स संभाल रहे थे। 2026 तक आते आते यूक्रेन ने इस तरह के प्लेटफॉर्मों के इस्तेमाल पर पूरी तरह दांव लगा दिया है। 13 जून की एक रिपोर्ट में मेट्स ने कहा है कि 2026 में यूक्रेन ने फ्रंट लाइनों पर 1028 ग्राउंड रोबोट कॉम्प्लेक्स तैनात किए हैं और अब तक ये कॉम्प्लेक्स लगभग 50,000 मिशनों को अंजाम दे चुके हैं। इन मिशनों में पहले इंसानी सैनिकों की जान खतरे में रहती थी। आउटलेट के मुताबिक यूक्रेन ने 2026 में 60 ग्राउंड रोबोट्स मानकीकृत किए हैं, जिसका मतलब है कि उसने सिर्फ MOL ही नहीं, कई और रोबोटों के बड़े पैमाने पर उत्पादन की प्रक्रियाएं भी तैयार कर ली हैं। यूरोमैदान प्रेस के अनुसार यूक्रेन में अब 100 कंपनियां ग्राउंड रोबोट्स पर काम कर रही हैं। जब रूस ने अपना आक्रमण शुरू किया था, तब इस तरह का काम करने वाली कंपनियों की संख्या बिल्कुल शून्य थी। यूक्रेन में ग्राउंड रोबोट्स की सेना आ रही है, जिनमें MOL सबसे प्रभावशाली रोबोटों में से एक है। जितनी तेजी से ग्राउंड रोबोट्स बनाए और तैनात हो रहे हैं, उतनी ही तेजी से और यूनिट्स इन्हें इस्तेमाल करना सीख रही हैं। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय के अनुसार अब 230 यूनिट्स ग्राउंड रोबोट्स का इस्तेमाल कर रही है। पहले ये संख्या 117 थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सरकार और उद्योग के बीच बेहतर समन्वय कर ग्राउंड रोबोट्स का उत्पादन बढ़ाने की मांग की। हर किसी को समझना चाहिए, ये जीवन बचाने की बात है, जेलेंस्की बोले। यूक्रेन के पास MOL के रूप में एक ऐसा रोबोट है जो यही काम कई तरीकों से करने में माहिर है। हम फिर से MOL पर आ गए हैं। इस नए ग्राउंड रोबोट को जान बचाने वाले पहियों पर चलते ताबूत तक सीमित कर देना आसान है, लेकिन ये जान बचाने के अलावा और भी बहुत कुछ है। ये रोबोट उस चीज का प्रतीक है जिसने यूक्रेन को 4 सालों से रूस के लिए इतनी बड़ी चुनौती बना दिया है। युद्ध के मैदान पर असली समस्याओं को हल करने के लिए लगातार नवाचार की प्रक्रिया ने यूक्रेन को दुनिया की सबसे घातक लड़ाकू सेनाओं में से एक बना दिया है। और MOL जैसे रोबोट इसलिए मौजूद है ताकि इस घातक क्षमता को जितना संभव हो सके उतना लंबे समय तक बनाए रखा जा सके। जैसे ही यूरोपीय साझेदार के साथ नया अनुबंध होता है, मोल रूस के आक्रमण के बाद यूक्रेन ने जो गठबंधन बनाया है का प्रतीक बन सकता है। यूक्रेन और स्वीडन ने वाकई में कुछ ऐसा बनाया है जिसे मारा नहीं जा सकता, लेकिन सिर्फ मोल ही नहीं है जिसे रोका नहीं जा सकता। इन दोनों देशों के बीच गठबंधन भी लंबा चलने वाला है और पुतिन के लिए, जो एक ऐसा आदमी है जो अराजकता और विभाजन फैलाने में आनंद लेता है, इस नए समझौते में दिखाई गई एकता उसके दिल में खंजर की तरह है। मोल आ रहा है। हम जानते हैं कि बारूदी सुरंगें और ड्रोन इसे नहीं रोक सकते। वीडियो में MOL और जमीन पर चलने वाले रोबोट्स की जान बचाने वाली उपयोगिता पर ध्यान है, लेकिन यूक्रेन के रोबोट इससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं। ये सिर्फ जान बचाने वाले और सामान पहुंचाने वाले नहीं हैं, कुछ तो मारने वाले भी हैं। जनवरी में एक यूक्रेनी यूनिट ने जमीन पर चलने वाले रोबोट को रूस की सेना के लिए मौत का सौदागर बनाने का तरीका खोज लिया। उस रोबोट को 12 टैंक रोधी बारूदी सुरंगें से जोड़े और बूम, रूसी यूनिट खत्म। उस घटना और उसके इशारे में छिपे भविष्य के बारे में और जानने के लिए हमारा वीडियो देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें ताकि यूक्रेन के ताज़ा सौदों और ग्राउंड रोबोटिक्स के क्षेत्र में
हो रहे नवाचारों पर हमारे विश्लेषण मिस न करें। देखने के लिए धन्यवाद।